नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मास्टर वैभव यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड टाइप था डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस लेक्चर के अंदर हम बाकी बची हुई केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से अलग कर देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से अलग कर देता है। आइए समझते हैं इसको एक एक्टिविटी के जरिए। सबसे पहले हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है और दो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लोहे की कुछ कीलें डाल देनी है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो लोहे की कील थी उसका कलर सिल्वर से ब्राउन कलर का हो जाएगा और जिस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उस लोहे की कील को डाल रखा था उस सॉल्यूशन का कलर फीका पड़ जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आयरन यानी Fe एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर की तुलना में। तो जिस वक्त आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की या लोहे की कुछ कीलें डालेंगे तो क्या होगा कि ये आयरन की कीलें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर देगी और सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना देगी, जिसके कारण उस कील का कलर ब्राउन हो जाएगा। और क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर अब अलग हो चुका है तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर भी फीका पड़ जाएगा। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में। यह जो ऊपर वाले एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स है ये कम रिएक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कॉपर कुछ यहां पर है और आयरन यहां पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं तो यहां पर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का हो जाएगा और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कि जिंक और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक यहां पर आ रहा है और कॉपर यहां पर आ रहा है। इस टेबल में हम साफ देख सकते हैं कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। इसलिए जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। लेड को जब कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा क्योंकि लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स है उन रिएक्टेंट्स के आयंस में एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल AgNO3 के सॉल्यूशन में जब हम NaCl डालते हैं तो AgCl की PPT बन जाती है और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। अब पीपीटी किससे कहते हैं, पीपीटी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो उसे हम पीपीटी कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को समझने के लिए इस एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है और 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो इन दोनों को मिक्स करने पर आपको बेरियम सल्फेट की पीपीटी मिल जाएगी और NaCl आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अब यहां पर हुआ क्या ये समझते हैं। जब Na2SO4 को BaCl2 के साथ मिक्स करते हैं तो Na जो है सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट के जो आयंस हैं इन आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जा रहा है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जा रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जबकि जो प्रीवियस रिएक्शन हमने देखी थी उसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, इसीलिए उससे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है। ऐसी सारी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जब हम मीथेन को जलाते हैं यानी मीथेन यानी नेचुरल गैस को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट और
लाइट। हम हमारे किचन में जो गैस यूज करते हैं जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी 95% कंपोनेंट जो है वो मीथेन का होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, आइए समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होते वक्त वो छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाता है। अब ये सिंपलर कंपाउंड्स ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वहीं से हमारी बॉडी की जो एनर्जी की जरूरत है वो पूरी होती है। इस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का जस्ट ऑपोजिट है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी सारी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हर डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे हीट की फॉर्म में, चाहे लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। इसीलिए जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती है। इसके एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमने देखा था फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन के अंदर कि हम सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रख देते तो उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पानी में घुलता नहीं है या किसी भी लिक्विड में घुलता नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl को जब हम AgNO3 में डालते हैं तो NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और AgCl की PPT बनती है। सो आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। जैसे HCl को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करोगे, HCl आपको पता है एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको NaCl यानी सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे।